हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के तहत सेक्शन 1 में जो पॉलिटी का सेक्शन आता है, आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 3-4 टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आपका मन हो कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डीपीएसपी में देखेंगे कि बीपीएससी मेंस में आज तक प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आखिर उन प्रश्नों का जो प्रकृति होता है वो किस प्रकार का होता है, और उसी के आधार पर हम लोग नीति निषेध सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 60वीं से 62वीं बीपीएससी में यानी कि 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि राज्य की नीति निषेध तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि ये व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। तो यहाँ से हमें ये बताना है कि ये जो नीति निषेध तत्व है ना, वो घोषणा मात्र नहीं है। तो सबसे पहले हम नीति निषेध तत्व के बारे में बताएंगे कि आखिर नीति निषेध तत्व क्या है। फिर यहाँ से बोला गया है कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट हैं। तो जितने भी मतलब कि प्रावधान नीति निषेध तत्व के तहत किए गए हैं, ठीक है, भाग 4 में उन सभी प्रावधानों को लिखेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रावधान हैं जो नीति निषेध तत्व को लागू करने के लिए मतलब कि वहाँ पे प्रावधानित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी में हम ये भी लिखेंगे कि आखिर कौन कौन से जो प्रावधान हैं नीति निषेध तत्व के वो अब तक लागू किए जा चुके हैं और कौन कौन से लागू नहीं किए गए हैं। तो उनकी एक प्रकार से समीक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि कहाँ तक लागू किए गए हैं। तो जो लागू किए गए वो भी और जो नहीं लागू किए गए हैं वो भी, और लास्ट में कंक्लूजन का पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है कि नीति निषेध सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया। तो सबसे पहले नीति निषेध सिद्धांत में भाग 4 में जो भी नीति निषेध सिद्धांत के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं उन सभी प्रावधानों को ऐसे लिख देना है और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। उसके साथ ही साथ 1950 के बाद बिहार में डीपीएसपी यानी कि नीति निषेध सिद्धांत को किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है वो भी बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया था कि भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निषेध तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है, एवं उसका महत्व बताइए। तो क्या है नीति निषेध तत्व वो बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में हम लिख देंगे कि उसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सिद्धांत है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको नीति निषेध सिद्धांत पढ़ना है तो इसमें जो है 3 प्रकार के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और साथ ही साथ उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो ये 3 सिद्धांतों को अगर याद कर लेते हैं तो करीब करीब नीति निषेध सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ ये अब तक कितना मतलब कि पूरा किया जा चुका है, ये जो सिद्धांत हैं, ये जो प्रावधान है डीपीएसपी के तहत, वो अब तक कितने फुलफिल हो चुके हैं, कितने उनको पूरा कर लिया जा चुका है। ये सभी चीज़ों को भी हम लोग अगर देख लेते हैं तो यहाँ से डीपीएसपी का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग अभी फ़िलहाल देखेंगे कि डीपीएसपी क्या है, इसके क्या महत्व है तथा बिहार के संदर्भ में इसकी विशेष भूमिका क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में आते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे नीति निषेध तत्व से कोई भी क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि राज्य की नीति निषेध सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निषेध सिद्धांतों का मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। 3 से 4 लाइन में अगर वहाँ पे हम एक छोटा सा और एक ठोस बहुत ही ज़्यादा
मतलब अगर वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वहाँ पे पेश करेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर देंगे ऐसे। इतना में ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए नीति निषेध तत्व के जो सिद्धांत होते हैं, मतलब एक तरह से जो महत्व है इसके, यही है क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत तथा उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं, ठीक है, नीति निषेध तत्व के। और इन्हीं 3 सिद्धांतों के तहत जो है पूरा डीपीएसपी अपना काम करता है। यानी कि अगर महत्व ही पूछे कि डीपीएसपी के क्या महत्व हैं, तो इन्हीं तीनों सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, तो या पूछे अगर कि डीपीएसपी किस सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो भी यही तीनों सिद्धांतों का कार्य यहाँ पे देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि देखिए है ना क्वेश्चन कि नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो हम 3 सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, एक समाजवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांतों का हम लोग वर्णन कर देंगे। वहाँ पे आंसर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार में 1950 में किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है वो भी वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ था कि नीति तत्वों की विवेचना जो करनी थी और उसके साथ ही महत्व बताना था, तो महत्व में वही आएगा। उसके सिद्धांत जो दिए गए हैं 3, गांधीवादी, समाजवादी तथा उदार बौद्धिक सिद्धांत, उसके तहत उसके अंतर्गत जो बातें शामिल की गई हैं ना, वही उसके महत्व को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था। अब देखते हैं कि 3 सिद्धांत कौन कौन हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत जो है ना, वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके तहत डीपीएसपी के निम्न महत्वों को रेखांकित किया गया है। देखिए डीपीएसपी के महत्व आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब डीपीएसपी के जो महत्व हैं गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को शैक्षिक, आर्थिक प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्राप्त हो। ठीक है, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो बहु आपको लिख देना है कि ठीक है। देखिए गांधीवादी विचारधारा में, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार डीपीएसपी में जो कहा गया था, वो कहा गया था कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति यानी कि एससी एसटी जो है उसको शैक्षिक और इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण के खिलाफ उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, नशीली दवा, शराब, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी कहा गया था, जो आर्टिकल 47 में किया गया है। जिस प्रकार से एससी एसटी ये सब के लिए मतलब एक विशेष प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेदों में, जिस प्रकार से लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों में उनको आरक्षण दिया गया है तथा एससी एसटी आयोग ये सब बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं ये नीति निषेध सिद्धांत के नीति निषेध तत्व के गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर देखिए गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना, ये भी गांधीवादी तत्व है। ठीक है, सहकारी समितियों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन करके उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना, ये जो अनुच्छेद 40 के तहत है, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो गांधीवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन जो कि अनुच्छेद 43 है, ये भी उसके महत्व को ही संदर्भित करता है। तो अगर पूछे आपसे यहाँ से, मान लीजिए कि महत्व को पूछे कि नीति तत्व के महत्व को आप बताइए, तो यही महत्व है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुसार जो है वो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है, जो कि आर्टिकल 43 में भी वर्णित है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को गठन का प्रावधान किया गया था, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर एक राजनीतिक सशक्तता तथा आर्थिक सशक्तता, मतलब कि एक जो स्वावलंबन वाला जो वो होता है वो उत्पन्न हो सके। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं गांधीवादी सिद्धांत में। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इनके माध्यम से डीपीएसपी के निम्न महत्वों को रेखांकित किया जा सकता है। देखिए हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत का जो मेन महत्व था वो किन किन क्षेत्रों में हमने देखा। एससी एसटी के क्षेत्रों में देखा, गाय, बछड़ा तथा जो दुधारू पशु हैं उनके बलि पर रोक लगाया, ग्राम पंचायतों का गठन हमने करवाया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हमने ऊपर देखा कि जो डीपीएसपी के माध्यम से कवर होने का मतलब कि एक तरह से किया जा रहा था प्रयास। ठीक है,
और सरकार तथा कार्यपालिका जो है इसके लिए प्रतिबद्ध भी है, ठीक है, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, ये सर्व कल्याण की भावना से भारत कार्य करता है। तो इसीलिए डीपीएसपी को भी फॉलो करना इसके लिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, हालांकि ये बाध्य रूप से उसको फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। तो अब समाजवादी सिद्धांत, तो समाजवादी सिद्धांत जो है समाजवाद के आलोक में है। ये क्या करता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की खाका खींचते हैं, जिसका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इसके माध्यम से डीपीएसपी के निम्न महत्वों को रेखांकित किया जा सकता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला है कि नीति न्याय सिद्धांतों का महत्व समाजवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है, ये सब करना। काम, शिक्षा तथा अन्य कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हो गया डीपीएसपी के तहत। समान न्याय एवं निःशुल्क गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना, जो कि अनुच्छेद 39 के क के तहत भी है, ये भी डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये भी बोलता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में ये भी कहा जाता है कि देखिए, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, आर्टिकल 47 के तहत। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो एक समाजवादी आदर्शों को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। इनके तहत हम डीपीएसपी के निम्न महत्वों को रेखांकित करते हैं, ठीक है। यानी कि डीपीएसपी के तहत जितने भी महत्व थे डीपीएसपी के, उन डीपीएसपी के महत्वों को हमने 3 भागों में रेखांकित कर दिया, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये सारे जो तीनों भागों में हमने बांटा है, गांधीवादी सिद्धांत के रूप में, समाजवादी सिद्धांत के रूप में तथा उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में, अगर इन तीनों को हम मिला दें तो ये सारे के सारे जो है नीति निषेधक तत्व के महत्व बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछे कि नीति निषेधक सिद्धांत क्या है, तो यही 3 सिद्धांत हैं, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत तथा उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नीति निषेधक तत्व के महत्व जो है उदार बौद्धिक सिद्धांतों के आधार पर क्या है। तो सभी बालकों को 14 वर्ष पूर्ण करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रावधान कराने का जो बात किया गया था डीपीएसपी में, उसको उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण किया जाना चाहिए। कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करना, भारत के सभी लोगों के लिए एक समान कानून, जो आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड, जो हाल फिलहाल में बहुत ही विचार विमर्श का मुद्दा भी बना हुआ है, तो ये कॉमन सिविल कोड को भी लागू करना। ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करना, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, जो आर्टिकल 50 कहता है, ये सारी बातें जो है वो कही गई थी उसके महत्व के रूप में, जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों के विचारों को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो नीति निषेधक सिद्धांत का प्रमुख रूप से क्रियान्वयन जो हुआ है वो किस किस आधार पर हुआ है। तो देखिए, नीति निषेधक सिद्धांत का जो क्रियान्वयन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत बिहार में मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया है। नीति निषेधक सिद्धांत अनुच्छेद 47 के तहत वर्णित नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की विशेष झलक बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून के माध्यम से प्रदर्शित किया है। देखिए, डीपीएसपी में भारत सरकार तथा बिहार सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, अगर इसको दर्शाना है तो डीपीएसपी का जो एक ऐसा मूल जो लक्ष्य था, उसमें से एक लक्ष्य ये भी था कि नशीली दवाओं पर, नशीली पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसका उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। तो बिहार सरकार इस मामले में कदम उठा रही है, ठीक है। अनुच्छेद 47 के तहत जो वर्णित है कि नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, नशीली पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो बिहार सरकार ने जो शराबबंदी के तहत ये जो एक उदाहरण पेश किया है, तो ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी के उन आयामों को संदर्भित करके किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व तथा उसके बाद भी बिहार में चीनी,
कागज, सीमेंट इत्यादि के कारखाने लगाए गए थे, परंतु बाद में ये रुग्णता के शिकार हो गए। हालांकि बिहार सरकार अब पुनः इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने को तत्पर है। साथ ही इथेनॉल आधारित उद्योगों की स्थिति भी सरकारी प्रयासों से मजबूत किए जा रहे हैं, जो भविष्य के लोक कल्याण की दिशा में काफ़ी क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। अब ये देखिए, ये जन और लोक कल्याण की दृष्टि से ये सारे काम किए जा रहे हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देना, ताकि हमारे जो राज्य के अंदर जो नागरिक हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो, समान रोजगार का अवसर मिले। तो इन सारी चीज़ों को जो किया जा रहा है, एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, जो आरा में लगाया गया था, इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, तथा बहुत जो है खाद के लिए जो मतलब प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें, साथ ही साथ जो चीनी, कागज, सीमेंट, ये सब का धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो विकास किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं, और सबसे तो महत्वपूर्ण इथेनॉल आधारित उद्योग जो है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये डीपीएसपी के तत्वों को संदर्भित करके किया जा रहा है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई जन जीवन हरियाली मिशन जन जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत भी की गई। इस सभी योजना पर्यावरण के साथ साथ मानव कल्याण को भी रास्ता दिखाता है। देखिए, डीपीएसपी में क्या कहा गया है, मानव कल्याण की बात की गई है, ठीक है। सभी लोग अच्छे से रह सकें, इसके लिए सरकार जो है पूरा प्रयत्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लाई जा रही हैं, जिस प्रकार से जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई, उसके तहत क्या किया गया कि 24 करोड़ वृक्षों को रोपा गया, वृक्षों को लगाया गया, पौधों को। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था कि देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि पर्यावरण में जो है पर्यावरण संरक्षण ये डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण भाग था, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बालकों को निःशुल्क शिक्षा, ये सब जो था, ये सब था। तो हमने यहाँ पे देखा कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये जो सरकार है, बिहार सरकार, वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 49 जो संविधान का है, उसमें वर्णित है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया जाए, और बिहार सरकार इस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उत्सुकता के साथ वह अपने कदम को बढ़ा रही हैं। नालंदा स्थित जो विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ बोधगया में जो मंदिर है, पटना का गोलघर जो है, इत्यादि को संरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को भी कर रही है। साथ ही साथ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ बीपीएससी पास करने पर जो राशि दी जाती है महिलाओं को, वो अलग, ग्रेजुएशन पास करने पे जो दी जाती है वो अलग। तो इन सभी चीज़ों को जो है एक अगर देखा जाए तो डीपीएसपी के जितने भी आयाम हैं ना, जितने भी आयाम हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए धीरे धीरे चालू किया जा रहा है, ताकि हमारा जो भारत है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक बृहद एरिया कवर कर सके सारी मूलभूत सुविधाओं का, ताकि हमारे नागरिकों को कोई भी वैसे चीज़ों से वंचित ना रहना पड़े जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, उनकी दैनिक जीवन पर कोई असर पड़े। तो ये सारे कार्य तो किए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ 7 निश्चय योजना के तहत जिस प्रकार युवाओं पर विश्वास दिखाया गया है, ठीक है, आर्थिक हल, युवाओं को बल, जो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये सब जो योजनाएं हैं 7 निश्चय योजना के तहत, वो बिहार के कल्याण में क्या है जी, काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। साथ ही साथ जिस प्रकार से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार इंटर पास करने पर 25,000, स्नातक की परीक्षा पास करने पर 50,000 पुरस्कार के तौर पर घोषणा की है, वह सभी प्रयास कहीं ना कहीं नीति निषेध तत्वों को, बिंदुओं को प्रेरित करते हैं तथा कल्याणकारी राज्य की प्रगतिशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार सरकार ने बिहार की पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडरों की भर्ती के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है,
देखिए, सर्वांगीण विकास करने का यहाँ पर कोई भी मौका यहाँ पे बिहार सरकार ने नहीं छोड़ा है। महिलाओं की भी भागीदारी हो, पुरुषों का तो भागीदारी अच्छे से है ही, साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों की भी भागीदारी हो, ये भी बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके तहत क्या किया गया कि बिहार पुलिस की भर्ती में ट्रांसजेंडरों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर आया था, देखिए अब तो ये ख़त्म ही हो गया है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 1950 के बाद, ठीक है, 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से नीति नियोजन सिद्धांतों को किस तरह से क्रियान्वित किया गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो 1950 में ही देख लेंगे हम। तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था, तो उसी योजना आयोग में ऐसा तो नहीं है कि बिहार को छोड़ दिया गया था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था, मनरेगा जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद, तो मनरेगा में देखिए, मनरेगा में बिहार को भी तो लाभ मिला था, तो वहाँ से भी, साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क बच्चे थे उनको शिक्षा का जो अधिकार मिला, वो बिहार भी उससे लाभान्वित हुआ। ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, ये सब जो स्थापित किया गया था ना, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को पूरा करने में सहायक बना है बिहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से, साथ ही साथ अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बिहार में ये क्रियान्वित करने में सहायक रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि प्रसूति अधिनियम एक आया था 1961 में, वो, और उसके साथ ही साथ समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, मातृत्व लाभ अवकाश आदि जो महिला कर्मचारियों को दिया गया, वो उनकी हितों के रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो बिहार के लिए भी हुई है। तो हमने सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ से देख लिया, डीपीएसपी के सभी सिद्धांतों को पढ़ लिया, मतलब कि डीपीएसपी के तहत कौन कौन सी चीज़ आते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया। तो बस इन सभी चीज़ों को अगर वहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।